हर्ष की बात सुनकर सोरे और सुगुन की आंखों में एक चमक थी, ये सोचकर कि अब सनाया को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सनाया भी काफ़ी टेंशन में नज़र आने लगी थी। तभी अचानक ही हर्ष का फ़ोन बजा। हर्ष ने स्क्रीन पर देखा तो किसी अनजान नंबर से फ़ोन था। हर्ष ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर हर्ष ने कहा, जी जी सर, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, जी थैंक्स। इतना कहकर हर्ष ने फ़ोन रख दिया। उसने माइक संभाला और आगे बोला, माफ़ी चाहता हूँ, एक ज़रूरी फ़ोन था। खैर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फ़ोन पर इस तरह की डील करने के बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आया था, मगर अभी कहानी में ट्विस्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाए थे। हमने सभी के प्रेजेंटेशन को देखा और उसमें गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से जो प्रेजेंटेशन भेजा गया था उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट सनाया गिल को ही मिलना चाहिए और इसीलिए अब ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। मीटिंग इज ओवर। हर्ष के इतना बोलते ही वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद सनाया हर्ष को एकटक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर सनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से ही वहाँ शौर्य और सगुन आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने सनाया हर्ष के पास पहुंची तो हर्ष ने सनाया से हाथ मिलाया और वहां तालियां बजने लगी। तभी हर्ष ने एक नंबर डायल किया जो उसके मोबाइल पर आहान के नाम से सेव था। सनाया की नज़र भी उसकी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ से जैसे ही फ़ोन उठा तो हर्ष ने कहा, आपके कहने पर काम हो गया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर हर्ष ने फ़ोन रख दिया। सनाया खुद से ही बोली, ये हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? वही है और लगता है ये काम भी आहान का ही है। हॉल में उसी भीड़ में विक्रम भी खड़ा था। तभी उसके मोबाइल पर आहान का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही विक्रम ने कहा, काम हो गया है यंग मास्टर, आपके कहने पर हर्ष ने यह प्रोजेक्ट सनाया को दे दिया है। दूसरी तरफ से आहान ने कहा, उन्हें मेरी तरफ से एक छोटा सा अच्छा सा गिफ्ट भेजकर थैंक्स बोलिएगा। इतना कहकर आहान ने फ़ोन रख दिया और जल्द ही सनाया भी वहाँ से निकल गई। इधर आनंद गिल सामने लगी टीवी पर बिजनेस न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें ये खबर चल रही थी कि मशहूर रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को गिल कंस्ट्रक्शन ने हासिल किया। इस डील के बाद अब गिल कंस्ट्रक्शन के शेयरों में भारी उछाल। वहीं अब देश की कई बड़ी बड़ी कंपनियां गिल कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और उनके साथ काम करना चाहती हैं। ये खबर आनंद गिल के चेहरे को अलग ही सुकून दे रही थी। वे खुश होते बोले, सनाया, सच में तुमने आज कमाल कर दिया। तभी वहाँ दरवाजे पर दस्तक हुई और सनाया अंदर आई। आनंद गिल उसे देखकर खुश होते हुए बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। सनाया आकर आनंद के गले से लग गई। तभी आनंद ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जवाब में सनाया ने कहा, दादाजी, मेरे पापा की इंजीनियर टीम मुझे लौटा दीजिए। अब तक शौर्य और सगुन भी वहां आ चुके थे। दोनों के चेहरे लटके हुए थे। तभी आनंद गिल ने कहा, ठीक है सनाया, मैं तुम्हें वो टीम वापस करता हूँ और साथ में शहर के बाहर बनी कंपनी अपनी 6 मंजिला इमारत भी तुम्हें इनाम में देता हूँ। तभी आनंद ने शौर्य और सुगुन से कहा, लेकिन तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? सनाया ने इतनी बड़ी डील हासिल की है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अब तक वहाँ शौर्य के पिता नीरज भी आ चुके थे। तभी शौर्य ने कहा, इंजीनियर्स की टीम सनाया को वापस नहीं मिलनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और सनाया, इस डील को हासिल करने के लिए तुम हर्ष मेहरा के साथ सोई हो ना? शौर्य की बात सुनकर सभी उसका चेहरा देखने लगे, मगर आनंद गिल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वे आगे बढ़े और शौर्य के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर वे गुस्से से बोले, तुम सब किसी काम के नहीं हो, खुद से तो हुआ नहीं, और जब सनाया ने यह डील हासिल कर ली है तो उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। और इंजीनियर्स की टीम मैंने सनाया को वापस कर दी है। जिसको भी प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है।
इतना कहकर आनंद गिल वहाँ से चले गए। सनाया भी जल्दी ही बाहर आ गई और कार से घर के लिए निकल गई। आहान के बारे में सोचकर सनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करता है? मैं जो भी कहती हूँ सुन लेता है, जो भी करती हूँ सह लेता है, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है। लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। सनाया के दिल में कहीं सारे जज्बात उमड़ रहे थे और बस आहान के बारे में सोचे जा रही थी। फिर सनाया ने मन ही मन में कहा, आहान पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूँगी कि तुम खुश रहो। तुमने मेरे लिए इतना किया है जितना मुझे याद भी नहीं। आज एकदम से सनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। यही सब सोचते हुए वो घर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इधर आहान पहले से ही घर पर आ चुका था। वो घर अकेला ही था। आहान ने फ़ोन पर विक्रम से एक बाइक का इंतज़ाम करने को कहा क्योंकि अब सनाया को वही पसंद थी। यह सुनकर विक्रम हैरानी में था। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कार्स लाने का कह देते, मगर यंग मास्टर तो पहले वाली सस्ती बाइक मांग रहे हैं। मैं इन्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा, विक्रम ने अपने आप से ही कहा। सनाया को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज़ देना चाहते थे। इधर आहान घर पर सनाया के लिए उसकी पसंद की चीज़ें बना रहा था, तो वहीं सनाया ने अपनी गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रोक कर दी। आज वो सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। कुछ सोचकर सनाया ने अपना मोबाइल निकाला और आहान को एक मैसेज किया, ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। दूसरी तरफ से आहान का मैसेज आया, इट्स ओके, मैं आपका वेट करूँगा। आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो फिर से अपने काम में लग गया। कुछ घंटों बाद रात होने को आई थी, मगर सनाया अभी तक नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। तभी डोरबेल बजी और आहान तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। आहान को लग रहा था कि शायद सनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसीलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आहान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने सनाया खड़ी थी, जिसे देखकर आहान का चेहरा खिल उठा। वो उसके हाथ में मौजूद बैग्स को संभालते हुए बोला, लाइए मैं इसे रख देता हूँ। सनाया अंदर की तरफ बढ़ गई। आहान अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, कैसा रहा आज का दिन? जवाब में सनाया भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठकर बोली, बहुत अच्छा। कहते हुए सनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। तभी सनाया ने कहा, वैसे आज कुछ है शायद। आहान ने सवालिया नज़रों से सनाया की तरफ देखा तो सनाया ने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए कहा, और इसीलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। आहान ने जल्दी से उसे अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओहो, तो आपको याद था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। कहते हुए आहान ने बॉक्स खोल दिया जिसमें एक घड़ी रखी हुई थी। सनाया ने उसे आहान के हाथ में पहनाते हुए कहा, ये घड़ी हमेशा अपने इस टाइम को याद दिलाती रहेगी, इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। इस पर आहान ने कहा, हाँ, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इस खुशी में मैंने आज आपके पसंद का खाना बनाया है। सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तभी बाहर बारिश होने की आवाज़ आने लगी तो आहान ने कहा, बारिश शुरू हो गई है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम दोनों डिनर करते हैं। सनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान उस घड़ी को बार बार देख रहा था कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आहान ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बड़ी ही खूबसूरत और हॉट लड़की खड़ी थी और उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और छोटे कपड़ों में वो इस वक्त खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। जिस्म पर मौजूद उसके कपड़े बारिश के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसका पूरा फिगर साफ झलक रहा था। घर के सामने ही एक महंगी लग्जरी कार खड़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की काफ़ी अमीर घर से थी।
आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। तभी उस लड़की ने कहा, क्या बात है, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? जवाब में आहान ने कहा, सॉरी, कहिए आपको किससे काम है? इस पर उस लड़की ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? आहान ने हैरानी से बोला, नहीं, लग तो रहा है जैसे आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं रहा। जवाब में उस लड़की ने हैरान होते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आहान, मैं निया हूँ, निया। कितनी बार तो हम मिल चुके हैं, क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? आहान हिचकिचाते हुए उसके सामने से हट गया और बोला, कौन निया? तभी निया आगे बढ़ी और आहान के गले से लग गई। आहान उसे छूटने की कोशिश करते हुए बोला, ये सब क्या है, कौन हो तुम? निया ने उसे अपनी बाहों में जकड़ने की हुए कहा, अभी तुमने खुद ही तो कहा कि मुझे कहीं देखा है, इतनी जल्दी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? आहान, और ये सब हम कोई पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। अब तक वहाँ सनाया भी आ चुकी थी। जैसे ही उसने आहान को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है आहान, ये लड़की? निया ने नसीली आंखों से सनाया की तरफ देखकर कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? जवाब में सनाया ने नामे सिर हिलाया। तभी निया ने कहा, तो फिर सुनो, मैं आहान की बीवी हूँ। ये सुनते ही आहान के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। इधर सनाया निया की तरफ बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मेरा पति है। जवाब में निया ने आहान के चेहरे की तरफ देखा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी के साथ सनाया भी हंसने लगी। आहान ये देखकर अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, आप क्या मजाक है ये सनाया, क्या हो रहा है यहाँ? जवाब में सनाया ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल निया मेरी दोस्त है, इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं जो इस पर फिसल न जाए, तो मैंने इसे तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट कर लिया, मगर ये फेल हो गई। प्राउड ऑफ यू आहान। इस पर आहान बोला, तुम दोनों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी निया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आप चाहे तो मैं आपकी बीवी बन सकती हूँ जीजू। आहान ने उसे घूरते हुए कहा, शट अप। तभी निया का मोबाइल बजने लगा और उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर निया ने सनाया से कहा, मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना होगा सनाया। इस पर सनाया ने कहा, क्या निया, आज मैंने तुझे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। जवाब में निया ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, मगर टाइम मिला तो फिर मिलेंगे। अब मैं चलती हूँ, बाय सनाया, बाय जीजू। इतना कहकर निया वहाँ से निकल गई। इधर गिलबेला के बाहर सोरे अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। पिछले 6 घंटे से सोरे उस ही पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं पापा इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं, क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? तभी दरवाज़ा खुला और नीरज गिल एक कामयाबी भरी मुस्कान के साथ बाहर आए और सोरे खड़ा हो गया। अपने पापा से सवाल करते हुए बोला, क्या दादाजी ने मुझे माफ़ कर दिया है? नीरज गिल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। तुम्हें अपने दादाजी की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब पापा ने कहा वो सनाया को इंजीनियर टीम वापस करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना था। वो हमारे फैमिली के हेड हैं और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं। तुम्हें भी उनकी और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर सोरे ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मैं ख्याल रखूँगा कि अगली बार से ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफ़ी मांगी। फिर नीरज ने कहा, शौर्य, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो, बस एक बात ध्यान रखना, कल सुबह तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उनसे मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात के पीछे का मतलब समझ गया। दूसरी तरफ आहान और सनाया के घर में सनाया को अकेले अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार आहान के बारे में सोच रही थी। कुछ सोचकर वो आहान के कमरे की तरफ बढ़ गई। आहान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने सनाया खड़ी थी। सनाया ने एक नॉर्मल सी नाइटी पहनी हुई थी। पिंक कलर की बनी उस सिल्क सी नाइटी में सनाया की क्रेवी बॉडी कोई भी आसानी से देख सकता था। बिखरे बाल, नाइटी से छिपने में नाकाम खूबसूरत पैर
और आंखों में कुछ हलचल देखकर आहान ने मुश्किल से खुद को शांत किया और बोला, आप यहाँ, क्या आपको कुछ चाहिए है? आहान के किए इस सवाल को सुनते ही सनाया की बोलती बंद हो गई और जवाब देने के बजाय वो इधर उधर देखने लगी। आहान से नज़रें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए सनाया ने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊँ? हाँ, वो कह देती हूँ। सनाया ने कुछ सोचा और कहा, आहान से बोली, मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही। सनाया की बात सुनी तो आहान ने जवाब में तुरंत कहा, ओह, मैं भी ठीक कर देता हूँ। अपनी ये बात कहते हुए आहान दरवाजे से बाहर जा ही रहा था कि सनाया ने उसे रोक लिया। रुको, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज सनाया को क्या हो गया था? वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? आहान ने सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसके कंफ्यूज देखना सनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, मतलब मैं आज यहीं सो जाती हूँ। आहान ने ये बात सुनी तो वो बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करते हुए बोला, ठीक है, आप यहाँ मेरे रूम में सो जाइए, मैं आपके कमरे में चला जाता हूँ। आहान का जवाब जानकर सनाया दंग रह गई। क्या इसे मेरी बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा है? सनाया ने दिल ही दिल में सवाल किया। जब वो ये सोचने में बिजी थी तब आहान अंदर गया और अपना ब्लैंकेट लेकर आ गया। वह बाहर जा ही रहा था कि सनाया ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर आहान को रुकने का इशारा किया। हम साथ में नहीं सो सकते क्या? सनाया ने सवाल पूछा तो था, मगर आहान सुन नहीं पाया क्योंकि सनाया इतनी नर्वस थी कि उसका सवाल इस तरह सुनाई दिया मानो कोई मक्खी भिनभिना रही हो। आहान ने सवालिया अंदाज में अपने अजीब वाइफ की तरफ देखा, मगर सनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, रहने दो। ये सुनकर आहान ने सनाया से मुस्कुराते हुए कहा, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं सनाया? एक बल्ब ठीक करने में भला क्या तकलीफ़ होगी? मैं बल्ब रिपेयर भी कर दूंगा और आपके रूम के काउच पर सो भी जाऊंगा। आप यहाँ आराम से सो जाइए। ये सुनने के बाद अब सनाया का सब्र ख़त्म हो गया और एक बार फिर से सनाया ने कमरे से बाहर जा रहे आहान को रोका और उससे बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, रहने दो। आहान ने कन्फ्यूज में उसे देखकर सवाल किया, क्या बल्ब रिपेयर नहीं करना है? सनाया होपलेस अंदाज में आहान को नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में वापस जाते हुए बोली, रात को लाइट की क्या ज़रूरत है भला, तुम सो जाओ। आहान का जवाब सुने बिना सनाया ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाते हुए जाकर बेड पर बैठ गई। मैं दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ। क्या ज़रूरत थी उस आहान के रूम में जाने की? वैसे तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर आज ही उसे भोला बनना था। मुझे इतनी एम्ब्रेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। सनाया ने अपने आप से ही कहा। जल्द ही सुबह हो गई और वे दोनों ऑफिस निकल गए। अपनी नई बाइक पर सनाया को ऑफिस छोड़ने के बाद आहान वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और सनाया ने एक आवाज़ सुनी, अरे आहान, आज तुम वो फरारी की स्पोर्ट कार में क्यों नहीं आए हो? मुझे तो लगा था अब से सनाया उसी कार से ऑफिस आया करेगी। ये नफ़रत भरी आवाज़ किसी और की नहीं, शगुन गिल की थी। उसने अपनी बात इस अंदाज में की थी मानो वो सामने से सनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है अब आहान के पास महंगी कार को रेंट पर लेने के लिए पैसे ही नहीं हैं? ये कहते हुए शगुन खुद ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी भी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को भी वजाहत देना जरूरी नहीं समझता था। मगर सनाया वो अपने दिन की शुरुआत से ये बातें सुनकर नहीं चाहती थी। उसने शगुन से बहुत ही नॉर्मल अंदाज में पूछा, शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और सोरे को घर से बाहर निकाला था। सना के सवाल के साथ शगुन की हंसी बंद हो गई और उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। सनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था और इतना ही नहीं, शगुन को उस दिन का नज़ारा एक बार फिर से याद दिला दिया था
मगर एक बार फिर से उसे कुछ याद आया और सुगुन ने सनाया से कहा, तुम स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाले डील की वजह से हवा में इतनी उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि दादाजी ने तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया है? सुगुन की कही ये बात सुनकर सनाया दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता था? कल ही तो सनाया ने यह डील जीतकर आनंद गिल को खुश किया था और आज एकदम से उसे इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। आहान ने जब ये सुना तो उसे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। सनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। आहान ने मन ही मन में कहा। सनाया के दिल में चल रही हलचल उसके चेहरे से साफ नज़र आ रही थी। बेवकूफ़, तुम कुछ ज़्यादा ही सपने देखती हो सनाया। ग्रो अप नाउ। सुगुन ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। अभी सनाया ने इम्पॉसिबल होते हुए कहा। वो तो मनाली गए हैं, कह रहे थे कि अब उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। सनाया के सवाल का जवाब सुगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। सनाया ने पीछे मुड़कर देखा तो शौर्य बहुत ही अक्कड़ से खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, जाने से पहले दादाजी ने स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाला प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है। अब मुझे भी घर जाकर आराम करना चाहिए। यह सुनकर सनाया गुस्सा हो गई। उसने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, दादाजी ने किस बुनियाद पर तुम्हें प्रोजेक्ट दिया? सनाया के सवाल को सुनकर शौर्य उसे चिढ़ाने के इरादे से हंसने लगा। किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल है। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ सनाया। मैं शौर्य गिल ख़ानदान का वारिस हूँ, इकलौता वारिस। आगे जाकर ये बिज़नेस, ये ख़ानदान, सब कुछ मेरे इशारों पर चलने वाला है। इसकी बुनियाद पर यह प्रोजेक्ट मुझे मिला है। क्या ये रीज़न सुनकर तुम सेटिस्फाइड हो? इस पॉइंट पर शौर्य को अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। सनाया इस सब के बाद अब ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। इसीलिए वो खामोश होकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगी। आहान गिल ख़ानदान को अच्छे से जानता था। शौर्य सब कुछ मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था। इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई। कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं, अपने अलावा उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। उन्हें लगता है कि हर्ष मेहरा जैसे बिग शॉट लोगों के साथ सोने के बाद उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन किसी 5 स्टार होटल के बिस्तर में और असल दुनिया में बहुत फ़र्क होता है। शगुन ने बीच में ही मुंह मारते हुए सनाया पर इनडायरेक्टली तंज कस दिया। जैसे ही शौर्य ने यह बात सुनी, वो टेढ़ी स्माइल के साथ मुस्कुराने लगा। अपनी बात पूरी करने के बाद सुगुन को एहसास हुआ कि आहान भी वहीं खड़ा था और उसके शैतानी दिमाग में एक नई साजिश तैयार हो गई। उसने सोचा कि अब जब सनाया का ये निकम्मा पति भी यहाँ मौजूद था तो क्यों ना उसे भी इस सब में घसीट लिया जाए। इसलिए सुगुन ने आहान की तरफ देखकर उससे पूछा, आहान, क्या तुम नहीं जानते कल तुम्हारी खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ स्प्रिंग कॉरपोरेशन में किस तरह डील फाइल की है? ये सुनने के बाद क्या होगा आहान का रिएक्शन? क्या आहान और सनाया में गलतफहमी पैदा होने वाली है? सनाया कैसे आहान को अपने मासूमियत का सबूत देगी?